Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 12th Commerce OCM, we'll be continuing with our chapter number 7, that is controlling. So before starting today's session, let us quickly recall what we have learned till now. In the previous parts of the video, we have discussed about controlling, characteristics of controlling, and then we discussed about importance of controlling. And the last topic that we discussed was relations between planning and controlling. In that we learned about how planning and controlling are termed as two sides of a coin, how it can bring protection against change, how planning is considered as father of controlling, and so on. Okay, so today moving on towards the last topic of this chapter, that is stages of controlling process. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंट्रोलिंग जो हमने इतने सारे यू कैन से कि इतने सारे एडवांटेजेस पढ़े हैं, इतने सारे बखान सुने हैं जो कंट्रोलिंग के, इतने सारे वाह सुने हैं कि कंट्रोलिंग नहीं होगा तो ये नहीं होगा, कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वो है, तो वो एक्चुअल में इसका प्रोसेस क्या है, कैसे होता है. ओके, सो लेट अस सी. Controlling is a universal and continuous process. Each business enterprise has its own specialty. So controlling process cannot be same for all organizations. Still there are certain common stages of controlling mechanism which are as follows. हमने पहले ही पढ़ा कि कंट्रोलिंग एक यूनिवर्सल और कंट्रोलिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है. सब ऑर्गेनाइजेशन का खुद की अलग अलग स्पेशलिटीज होती है, अलग अलग प्रोसीजर होता है. तो सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रोलिंग प्रोसेस सेम नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन स्टेजेस है, 5 कॉमन स्टेजेस जो उस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, जो एक सबसे बेस्ट है. ओके, क्या क्या है स्टेजेस ऑफ कंट्रोल प्रोसेस. फर्स्ट इज सेटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेट करना कि नहीं किस हिसाब से काम होना चाहिए. देन गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लेना. देन मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंसेस, परफॉर्मेंस मेजर करना. देन कंपेयरिंग एक्चुअल जो हमने इंफॉर्मेशन या परफॉर्मेंस मेजर किए उससे स्टैंडर्ड को कंपेयर करना, और अगर कोई डिफरेंस आता है तो करेक्टिव मेजर्स. ओके, सो लेट अस सी. फर्स्ट वन इज सेटिंग स्टैंडर्ड्स. कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स आर मेजर ऑफ एफिशिएंसी. इन दिस एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड एंड इवेल्युएटेड. The basis of controlling is predetermined standard. Controlling का basis ही क्या है कि predetermined standards. Controlling sees to it whether activities are carried out in the organization according to these standards or not. These standards can be qualitative or quantitative. The standards should be such that they can be understood by those who have to achieve them. The standards include physical, cost price, income, capital, etc. Over and above this, standards can be profit targets, production target, cost target, etc. Standards may be for long term and short term. Standards are decided at the top level management. Employees and subordinates are informed about the same. The employees then plan their work according to given targets and they constantly strive to maintain these standards. Okay, तो first point क्या है, standards को set करना. कंट्रोलिंग का प्रोसेस ही कहाँ से स्टार्ट होता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स का. स्टैंडर्ड्स क्या है, एक मेजर्स है एफिशिएंसी का, और इसी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो इसी स्टैंडर्ड्स जो हमने सेट किया उससे कंपेयर होगी और फिर इवेल्युएट होगी. ओके, स्टैंडर्ड्स क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं. तो स्टैंडर्ड इस तरीके से सेट करने चाहिए कि जिसके लिए सेट किए हैं उनको समझ में आए. ओके, स्टैंडर्ड फिजिकल हो सकते हैं, प्राइस में हो सकते हैं, इनकम में, कैपिटल में हो सकते हैं, टारगेट बेस हो सकते हैं, प्रोडक्शन टारगेट हो सकते हैं, प्रॉफिट इतना प्रॉफिट अर्न करना है वो टारगेट्स हो सकते हैं, कॉस्ट टारगेट्स हो सकते हैं. स्टैंडर्ड लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं. ओके, और स्टैंडर्ड्स टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है, और जिनके लिए डिसाइड किया है उनको इन्फॉर्म करना होता है, और फिर वो एम्प्लॉय या वो पर्सनल उनके खुद के हिसाब से वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो स्टैंडर्ड्स अचीव हो जाए. ओके, सिंपल एग्जांपल है, स्टैंडर्ड्स की बात करें तो एक शॉर्ट टर्म एग्जांपल होगा कि आपको पर डे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं. ओके, तो वो स्टैंडर्ड हो गया शॉर्ट टर्म. ओके, लॉन्ग टर्म की बात करें तो कि इस क्वार्टर का प्रॉफिट हमारा 300 करोड़ आना चाहिए. ओके,
तो ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो गया, लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड हो गया। क्लियर? तो इस तरीके के स्टैंडर्ड सेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। एट दिस स्टेज इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड अबाउट द वर्क डन and the actual situations. Information is gathered by personal observation, oral reports and written reports. सेकेंड स्टेज होता है इंफॉर्मेशन गैदर करने का। इंफॉर्मेशन ओरली या ऑब्जर्वेशन से या रिटर्न रिपोर्ट से गैदर की जा सकती है। और इंफॉर्मेशन हमें किस चीज़ के लिए नहीं, कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, एक्चुअल वर्क डन क्या है। ओके। थर्ड इज परफॉर्मेंस टू बी मेजर्ड टू फाइंड आउट वेदर एक्टिविटीज हैव बीन अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड। सच अ मेजरमेंट कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। थर्ड है हम उसको मेजर करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन ने कलेक्ट की है कि हम उसको मेजर करेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड हुई है या नहीं हुई। और मेजरमेंट कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव और बोथ। क्लियर? एंड लास्ट वन इज कंपैरिजन ऑफ वर्क डन विद सेट स्टैंडर्ड। फर्स्ट हमने स्टैंडर्ड सेट किए, फिर इंफॉर्मेशन गैदर करी, फिर उस इंफॉर्मेशन को मेजर किया। अब हमारी जो मेजर करी हुई इंफॉर्मेशन है और जो सेट स्टैंडर्ड है उन दोनों को कंपेयर करेंगे। At this stage of controlling, information about actual work done is sought or acquired. After that, it is compared with set standard. मतलब information जो है actual work done और acquire की, उसको हम compare करेंगे set standard से. From this comparison, it can be known whether the set standard had been achieved or not. और इसी कंपैरिजन से हमें पता चलेगा कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे वो अचीव हुए या नहीं, इट इज अचीव्ड और नॉट। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप इज करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर्स कब है कि जो हमारा फोर्थ स्टेप है कंपैरिजन का, एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन सेट स्टैंडर्ड से, अगर उसमें कोई डेविएशन आता है, उसमें कोई डिफरेंस आता है, तो ही हम फिफ्थ स्टेप की तरफ जाएंगे, वरना हमें फिफ्थ स्टेप की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जनरली फिफ्थ स्टेप की अगर जाना पड़ता तो क्या है, करेक्टिव मेजर्स द लास्ट स्टेज इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। द एक्टिविटीज आर कंपेयर्ड अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड टू फाइंड आउट डेविएशन। इफ डेविएशंस आर फाउंड, नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन। ओके। और फिफ्थ स्टेप में क्या है, 3 एक्शंस लेने हो सकते हैं हमें। ओके। 3 एक्शंस मीन्स कि हमारा जो भी कंपैरिजन हुआ होगा उसके बेसिस पे हम 3 एक्शंस लेते हैं। फर्स्ट इज नो चेंज इन द कंडीशन। फर्स्ट इज नो चेंज इन द कंडीशन मीन्स नो करेक्टिव मेजर्स इज टू बी टेकन व्हेन डेविएशंस आर फाउंड टू बी नॉर्मल और एक्सेप्टेबल एज कंपेयर्ड टू सेट स्टैंडर्ड। मीन्स देयर इज नो चेंज इन द कंडीशन। जो हमने कंपैरिजन किया उसमें हमें अगर कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं मिले, मेजर डेविएशन नहीं मिला, या जो डेविएशन है वो नॉर्मल है या एक्सेप्टेबल है, तो हम कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। सपोज हमने 100 यूनिट प्रोड्यूस करने को कहा था, किसी ने 98 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम मान सकते हैं कि 2-5 मिनट 10 मिनट किसी रीजन से आज कम प्रोड्यूस होंगे, कल वो प्रॉपर हो जाएगा प्रोडक्शन। तो उस कंडीशन में हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ओके। सो नो करेक्टिव मेजर्स इज टू बी टेकन व्हेन डेविएशंस आर फाउंड टू बी नॉर्मल और एक्सेप्टेबल एज कंपेयर्ड स्टैंडर्ड। ओके। सेकंड स्टेप आता है change the condition to remove deviation. If the deviation from actual performance is more when compared to set standards, such deviation has to be examined and necessary corrective measures to be taken. Okay, means अगर deviation remove करना है तो condition change करना है। For example कि भाई 100 हमने यूनिट्स का टारगेट रखा था, लेकिन सबका प्रोडक्शन आ रहा है 82, 78, 75, 83, 85, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शायद हमने गलती से हमारा स्टैंडर्ड है वो हायर सेट कर दिया है। ओके। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कंडीशन में थोड़ा चेंजेस ला सकेंगे डेविएशन को रिमूव करने के लिए। ओके। एंड लास्ट इज चेंज द कंडीशन एंड एस्टैब्लिश फ्रेश न्यू स्टैंडर्ड। व्हेन द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स आर नॉट अटेन्ड कंटिन्यूअसली, इट मींस when the established standards are not attained continuously, it means they are extraordinarily high and a change has become essential. In such situation, fresh or new standards are to be set by making required changes. Likewise, when better results are compared to the established standards are continuously obtained, the set standards are changed and new higher standards are set. Okay.
और थर्ड केस में क्या है, जो हमने सेकंड में एग्जांपल लिया ना, 100 की जगह 80, 82, 78 प्रोडक्शन हो रहा है, वो अगर एक दिन के लिए हो या एक पर्टिकुलर वीक के लिए हो तो हम समझते हैं कि चलो इस वीक में थोड़ा लोड ज़्यादा है, इस वीक में हम रिसेस या हार्ड टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, कोई पर्टिकुलर फंक्शन के जैसे हमें ये हो रहा है। लेकिन अगर वो चीज़ रेगुलरली हो रही हो, कंटिन्यूसली हो रही हो, तो हम ये मानना पड़ेगा कि हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ही हाई हैं, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई है, उसको हमें चेंज करके नए स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। क्लियर? तो अगर नए स्टैंडर्ड्स हम सेट करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स लाइकवाइज कंटिन्यूसली अच्छे आने के चांसेस हैं। क्लियर? ओके, द फंक्शन ऑफ कंट्रोल इज नॉट ओनली टू फाइंड आउट डेविएशन but also to take organizational activities towards the achievement of objectives. So controlling is a constructive process. कंट्रोलिंग का काम सिर्फ डेविएशन फाइंड करना नहीं है, बल्कि जो भी एक्टिविटीज हम कंट्रोल कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उसको अचीवमेंट, उसका उस एक्टिविटीज का जो गोल है उसको अचीव करने के टुवर्ड्स ले जाने का रोल है उसका, इसलिए हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। क्लियर? So student, I hope you guys have understood today's topic. By this we complete our chapter number 7, controlling. Still, if you guys are having any problem or any doubt, please feel free to comment in the comment section. Till then, stay home, stay safe, happy learning.